प्रोफेसर शशि, आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि बात हो रही थी विपक्षी एकता की। मुझे ये जो अभी आतमजीत सिंह साहब जैसा कह रहे हैं कि खाप पंचायत उनके पीछे खड़ी हो गई हैं, सतपाल मलिक साहब क्या आपको इमर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो भी विपक्षी एकता के एक इंपॉर्टेंट लीडर होने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर वो खाप पंचायत उनके पीछे खड़ी हैं, किसान उनके पीछे खड़े हैं। मुझे याद आ रहा है 77 में, अगर याद करिए तो कांग्रेस के अगेंस्ट जब ये मोर्चा तैयार हो रहा था तो कांग्रेस से निकले हुए चंद्रशेखर ही जी उसके अध्यक्ष बने थे जनता पार्टी के। और 89 में भी फिर कांग्रेस के अगेंस्ट जब ये तैयार हुआ मोर्चा तो फिर कांग्रेस से निकले हुए वीपी सिंह साहब बने। और अभी क्या फिर से बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी में पुराने समय से ये रहे हैं, ये तो 2010 में वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, तो क्या आपको एक संभावना नजर आ रही कि विपक्ष के कहीं सतपाल मलिक साहब भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने जा रहे हैं? प्रोफेसर शशि। नमस्कार आनंद वर्धन भाई। देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात ये तय है कि अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सतपाल मलिक कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता रहे, फिर गवर्नर रहे, एक नहीं अनेक राज्यों में रहे, और जो कुछ उन्होंने आरोप लगाया है, तो उस आरोप के कारण कहीं न कहीं विपक्ष में एक कहीं न कहीं जो है उनकी जो छवि है, भारतीय जनता पार्टी में होने के कारण उनकी छवि थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, गवर्नर रहे। लेकिन अब उनकी छवि एक भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक मजबूत छवि पैदा की है। तो मुझे लगता है कि सतपाल मलिक साहब पुराने समाजवादी रहे हैं और उनकी छवि बहुत मजबूत छवि थी। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में चले गए और फिर आप जानते हैं कि उसके बाद निश्चित रूप से राजनीति में एक नई छवि बन जाती है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। तो ये तो तय है कि सतपाल मलिक साहब एक मजबूत जो है धुरी बन सकते हैं, और खास करके जो उन्होंने आरोप लगाए वो आरोप झूठे नहीं है। और यहाँ तक कि पुलवामा, आप याद कीजिए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि आप चुप रहिए। तो चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री किसी सच को छिपाना चाहते हैं। और इस तरह की चर्चा तो पहले भी हुई है कि जिस तरह से ठीक इलेक्शन के पहले 19 के इलेक्शन के पूर्व जो है पुलवामा की ये दुखद घटना हुई थी, तो निश्चित रूप से लोगों को लगता था कि कहीं न कहीं इसमें इलेक्शन की भी भूमिका है। और उसके बाद आप जानते हैं कि पार्टी और मोदी की बहुत बड़ी जीत हो गई, 14 से भी भारी जीत हुई। तो मुझे लगता है कि पुलवामा का मामला, 300 करोड़ का जो अभी करप्शन वाला मामला, राम माधव जी का मामला है, किसान के गवर्नर रहते हुए किसान के मुद्दों पर जिस मुस्तैदी के साथ और जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने जो बातें कही और उनका समर्थन किया, तो मुझे लगता है ये सारे कारक और उनकी जो अपनी भारतीय जनता पार्टी में जाने के पूर्व की जो छवि है, हमारे कई समाजवादी जो हमारे सीनियर साथी हैं वो अक्सर उनको याद करते हैं और उनकी एक ऐसी छवि को भी याद करते हैं जहां वो दृढ़ संकल्प बहुत सारी बातों को लेकर के होते रहे हैं। दुख जरूर उन्हें होता है कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे चले गए। तो चलिए, ये तो अलग बात है। ये एक बात तो तय है कि जो रेफरेंस आप जनता पार्टी के समय में दे रहे हैं, जो रेफरेंस आप विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में दे रहे हैं, देखिए, एक तो जनता पार्टी का जो समय था वो एक जेपी मूवमेंट और मूवमेंट से फिर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों का मर्जर हुआ और उसके बाद एक नई पार्टी उस समय बनी। जेपी जैसे व्यक्तित्व भी थे, लेकिन वो आंदोलन के बाद की स्थिति है और फिर इमरजेंसी लगी थी। बीपी सिंह के समय में भी एक आंदोलन की स्थिति बन गई वो बोफोर्स को लेकर के, और इस प्रकार से फिर जो है वो बहुत सारी विपक्षी एकता हुई और बीपी सिंह उसके नेता बने। अभी उस प्रकार की स्थिति कोई नहीं है, कोई आंदोलनात्मक, ठीक है, किसान के आंदोलन हुए, लेकिन उस आंदोलन के बाद फिर जो है और कोई आंदोलन की स्थिति भी नहीं बनी। तो अब तो स्थिति यही है कि सीधे सीधे विभिन्न विपक्षी पार्टियां जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक अधिनायकवादी और राजनीतिक व्यवस्था के जो है वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जनतंत्र नाम की कोई संवैधानिक संस्थाओं में जिस प्रकार की स्थिति है, आपने देखा होगा राहुल गांधी के मामले पर भी सूरत के
सेशन कोर्ट का जिस प्रकार से फैसला आया, उसके पहले का फैसला है, और तमाम सारी चीजें जो है। और रही बात, जिस समाज में झूठ को झूठ कहने वालों को ही, झूठ है ये गलत है, उनको ही अगर सरकार कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दे, उनसे ही पूछताछ प्रारंभ हो जाए, तो अब सोचिए कि उस समाज की नैतिक स्थिति क्या है। तो सतपाल मलिक साहब ने तो सीधे सीधे कहा कि ये 300 करोड़ का मामला हो या पुलवामा का मामला हो या तमाम जो बातें हैं, तो अब उनसे सवाल किया जाएगा सीबीआई के द्वारा। ये तो साफ लग रहा है कि जनतंत्र यहाँ है नहीं, संवैधानिक संस्थाएं सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी की शाखा, विभिन्न प्रकार की शाखाएं, एक्सटेंशंस हैं, एंड दे आर वर्किंग जो है अंडर द गाइडेंस ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी। तो जब ये स्थिति है, मुझे लगता है कि एक तरफ जो बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं, उन विपक्षी पार्टियों की अभी राजनीतिक जिम्मेदारी भी है, जनतंत्र को बचाने के लिए भी, और दूसरी तरफ जो ऐसे तमाम नायक जो उभर रहे हैं, जिसमें सतपाल मलिक साहब भी हैं, जो निश्चित रूप से उसमें उत्प्रेरक का काम करेंगे। उत्प्रेरक के रूप में वो विपक्षी एकता को एक होने में, खास करके यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि कोई पार्टी बनने वाली है, निश्चित रूप से पार्टी नहीं बन रही है, लेकिन एक प्री पोल अलायंस की संभावना बढ़ेगी, और प्री पोल अलायंस की अगर सफलता हुई तो निश्चित रूप से पोस्ट पोल अलायंस में एक गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। तो इस स्थिति में सतपाल मलिक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात उस समय आप जो चंद्रशेखर जी की बात कर रहे थे, तो चंद्रशेखर जी वहां जो कांग्रेस में रह करके भी जिस प्रकार से यंग टर्क के रूप में अपनी बात को कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी में भी गवर्नर रहते हुए सतपाल मलिक की भूमिका तो वैसी ही है, जो उन्होंने पार्टी में रहते हुए, यानी कि पार्टी के गवर्नर रहते हुए भी उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए, और आरोप में सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि आरोप उन्होंने अपने मन से लगा दिए हैं। तो भूमिका तो कुछ ऐसी है, लेकिन फिर भी अभी मैं इस बात को नहीं कह सकता कि सतपाल मलिक चंद्रशेखर या पुष्पनाथ प्रताप सिंह की स्थिति में, लेकिन विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में एक उत्प्रेरक के रूप में उनकी भूमिका हो सकती है। और उसके बाद अगर इलेक्शन के बाद कोई स्थिति बनती है, तो फिर उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका तो हो सकती है। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर शशि, जो प्रोफेसर नवल का आप इसमें से शायद डॉक्टर संजय ने बताया कि बहुत से लोगों को पढ़ाए हैं, और मुझे लगता है कि आज ये गुस्सा क्यों नहीं हम लोगों में और हमारी जनरेशन में है। ये गुस्सा जिस दिन हमारी जनरेशन में हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में फिर कोई हमको और आपको किसी को जगाने की जरूरत पड़ेगी। ये गुस्सा खत्म हो गया है भाई, हम लोगों के यहाँ ये गुस्सा खत्म हो गया है। हम लोगों के यहाँ साफ गुस्सा जय श्री राम पे आके खत्म हो जा रहा है। मैं प्रोफेसर शशि, मेरा बहुत स्पष्ट चीज समझने की दृष्टि से है। एक जो बात उठाई है प्रोफेसर नवल ने विचारधारा की, आइडियोलॉजिकल बेसिस की, एक हम और जो समझते हैं लोकतंत्र की, जो हमें लगता है कि 1947 के बाद इस देश की जो सबसे बड़ा किसी को कुछ दिया गया तो वोट की ताकत दी गई, और तीसरा संविधान है। इन तीनों चीजों में अभी हाल के दिनों में मैं नाम नहीं लेना चाहता था, नहीं तो लगेगा कि उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी अकेले आदमी है जो कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। इससे कोई मतलब नहीं है कि हम 2024 में आए चाहे ना आए, हम 2029 में आए चाहे ना आए। और अगर बात करिए तो चाहे यही सपना गांधी का भी था, यही सपना भगत सिंह का भी था, यही सपना सुभाष चंद्र बोस का भी था। आप सत्ता में आइए चाहे ना आइए, आप अगर अपनी विचारधारा को ठीक नहीं करेंगे, और विचारधारा के मामले में जिस तरह से खुलेआम जो आज का राइट विंग नेतृत्व है, वो जिस तरह से जितने घिनौने ढंग से उस चीज को ढकेल रहा है, उस पर जरा मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आम दर्शक को ये थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए विचारधारा समझना। उसको समझ में आता है कि संविधान से चलना चाहिए, संविधान से देश नहीं चल रहा है, लोकतंत्र को कमजोर हो रहे हैं। मैं थोड़ा इस पे प्रोफेसर शशि आप ये समझ के बताइएगा कि हम लोग 5वीं 10वीं के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन वाले लेवल की बातें मत करिएगा, थोड़ा प्राइमरी के शिक्षक हो जाइएगा। प्रोफेसर शशि। बिल्कुल ठीक, जी जी, धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो यह है कि विचारधारा चाहे राइट की हो, लेफ्ट की हो, विचारधारा समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति परिवर्तन की एक दृष्टि देती है। आप समाज को समझेंगे कैसे और फिर समाज को बदलेंगे कैसे, एक सामान्य विचारधारा की स्थिति है। दूसरी ओर राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो प्रारंभ में विचारधारा की बात होती है,
लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स में जो है ना वो एक अपॉर्चुनिज्म आने लगता है। देखिए, आजादी के संघर्ष से जो लोग निकल के राजनीति में आए, वो कहीं न कहीं साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। एक बड़ा तबका था जो पूंजीवाद के खिलाफ था, और तमाम जो जातिवाद और सांप्रदायिकता, वो तमाम चीजों के खिलाफ था। तो एक दृष्टि थी जो राजनीतिक दृष्टि थी उस समय। लेकिन बाद की जो पीढ़ियां आती गईं और विचारधारा के पतन के लिए वो पीढ़ियों में जो परिवारवाद प्रवेश करता चला गया, तो परिवार के लोग विचारधारा के कारण तो राजनीतिक पार्टी में आते नहीं है। वो तो माँ बाप या जो भी परिवार के लोग राजनीति में अपना वर्चस्व रखते हैं, उनकी वजह से आ जाते हैं। तो जो डिक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजी हुआ है ना भारतीय राजनीति का, जहां तक सवाल है, उसमें परिवारवाद की राजनीति और फिर धीरे धीरे परिवार की बात की जो राजनीति हुई, तो पार्टियां भी विचारधारा से हटती चली गई। अब कांग्रेस, राहुल गांधी आज विचारधारा की बात कर लें, लेकिन आप जानते हैं कि विचारधारा का डिक्लाइन कांग्रेस में भी हुआ। अब कैसे हुआ? नेहरू के बाद इंदिरा ने एक पॉपुलिज्म जो है वो लाया, भले उसमें समाजवादी दृष्टिकोण भी दिखा, नेशनलाइजेशन और तमाम सारी चीजें। फिर राजीव गांधी के समय में आप देखेंगे फर्दर डिक्लाइन हुआ। बहुत सारे जो अपराध आज बीजेपी कर रही है, उसकी नींव तो कई जगह पे राजीव गांधी ने डाल दी थी। अगर वो नींव नहीं डालते, आप याद कीजिए साहबानों का मुकदमा, आप याद कीजिए कि वहां पूजा की इजाजत क्यों दी गई, मंदिर के दरवाजे क्यों खुलवाए गए, मस्जिद के दरवाजे क्यों खुलवाए गए। मैं उस पर नहीं जाता हूँ। सवाल सीधा है कि राजनीति में सत्ता की चाहत अगर किसी भी प्रकार से अगर होने लगे, तो विचारधारा का तो अंत होना ही है। और इसीलिए विचारधारा का जो आप देख रहे हैं, जो भी हश्र हुआ है भारतीय राजनीति, उसका एक कारण है। दूसरी बात, ये मत समझिएगा कि विचारधारा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। उसके पास वही विचारधारा है जो समाज को बांटने वाली विचारधारा है, जो हिंदुत्व के नाम पर जो अल्पसंख्यकों को किनारे करने वाली विचारधारा है, जो अंग्रेजों के समय में उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया और उसके बाद भारतीय समाज को बांटने की राजनीति करते रहे ताकि किसी प्रकार से सत्ता में पहुंच जाए। गांधी की हत्या में अगर आरोप भी लगे, आप जानते हैं कि आरोप भी लगे थे, तो निसंदेह वो गांधी की हत्या मतलब एक विचार और एक दृष्टि की हत्या थी, और इस प्रकार से वो राजनीति है। तो दक्षिणपंथी राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति जो चल रही है, वो विचारधारा, ये कहूंगा अब वो विचारधारा को वही लेके चल रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के पास आज भी विचारधारा है, लेकिन बाकी के पास कोई विचारधारा नहीं है। हाँ, दक्षिणपंथी जो हिंदुत्ववादी राजनीति करने वाले लोग हैं, वो विचारधारा को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अवसरवादिता की उसी राजनीति में लिप्त हैं, परिवारवाद की उसी राजनीति में लिप्त हैं जो अन्य पार्टियां उन चीजों में चली गई। क्योंकि अगर आप विचारधारा की बात करें और दूसरी तरफ आप जो है दूसरे के एमएलए को खरीदने की कोशिश करें, डर से या पैसे के बल से उनको अपने दल में मिलाने की कोशिश करें, वो तो जनतंत्र विरोधी विचारधारा है। मैं तो कहूंगा कि जनतंत्र विरोधी विचारधारा उनकी प्रारंभ से है। अगर आप प्रारंभ से पहले हिंदू महासभा को देख लें, फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक को देख लें, उसके बाद भारतीय जनसंघ पार्टी और वगैरह वगैरह, तो ये विचारधारा उनकी निरंतर जनतंत्र विरोधी, समाज को बांटने वाली विचारधारा और पूंजीपतियों को समर्थन देने वाली विचारधारा उनकी है। तब भी थी, आज भी है। बदलाव इधर हो गया, हम उसका मुकाबला करने की जो विचारधारा हमारे पास थी, समाजवाद की विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा या लोकतांत्रिक समाजवाद कीजिए, तो वो विचारधारा से हम हट गए और हमारी जो पार्टियां कुछ थी। मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जनतंत्र में जो एक मजबूत विपक्ष, समाजवादी लोग जो निकले थे कांग्रेस से 1948 से, और वो ये सोच करके कि एक मजबूत विपक्ष देंगे और जनतंत्र को मजबूत करेंगे और समाजवादी समाज बनाने की कोशिश जनतांत्रिक तरीके से होगा, उसमें जो बिखराव हुआ, वही बिखराव इस जनतंत्र की जड़ में जो सबसे मूल कारण है। मैं आज भी समझता हूं तो ऐसा नहीं हुआ होता। जयप्रकाश जी का अगर भारतीय राजनीति से कहीं न कहीं वो भंग होने के बाद वो अगर सर्वोदय की ओर नहीं जाते, भैया रहते, तो तमाम जो लोग थे समाजवादी, और वो अगर रहते तो आप देखिएगा 10.59% वोट मिला था समाजवादियों को पहले चुनाव में, और नेहरू और कांग्रेस की लेगेसी के सामने अगर आप नियरली 10.6 वोट ले आए और 12 सीट मिला, भले कम्युनिस्ट को ज्यादा सीट मिल गए थे, लेकिन अगर वो डटे रहते उसी रूप में और बिखराव नहीं होता, तो हिंदुस्तान की राजनीति कुछ और होती, समाजवाद का भी सपना पूरा होता, जनतंत्र भी मजबूत होता, और जो भारत है
जिसको हम मानते हैं कि बहुलता वाला देश, ये देश एक राष्ट्र है, लेकिन वो राष्ट्र सबका है, सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का, वो भी होता है। एक जाति विहीन समाज भी बनता, समतामूलक समाज भी बनता, लेकिन वो बिखराव ने सारे सपनों को तहस नहस कर दिया। उसके बाद तो पैचअप होने वाली राजनीति होने लगी ना, कि कांग्रेस को हरा देंगे, तो गैर कांग्रेसवाद की स्ट्रेटजी ले लिया हमने। उसके बाद हम जो है भारतीय जनता पार्टी या उस समय कांग्रेस को हराने के लिए फिर हमने जेपी मूवमेंट में जनता पार्टी बना लिया। लेकिन विचारधारा तो वहां मिसिंग थी ना, क्योंकि विचारधारा में अगर जब भी अब कोई समझौता करेंगे, उन पार्टियों से समझौता कैसे हो सकता है जो उस विचारधारा के ही प्रतिरोधी हैं, उसके विरोधी हैं। तो ये भी समझने की, और आज फिर हम बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि जब एक मेजर चुनौती होती है समाज के सामने, तो उसको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और वही खतरा आ चुके, भारत के जनतंत्र को खतरा है, संविधान के ऊपर खतरा है, समाज के अल्पसंख्यकों के ऊपर खतरा है। तो हमें अभी फिर से विचारधारा को बहुत ज्यादा महत्व देकर के अगर हम कोशिश करेंगे कि अगर एक इस प्रकार का अलायंस बने, तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी परस्पर विरोधी बातें उनके और अवसरवादिता है, तो अभी उसको थोड़ा सा मैं मानता हूं, मेरी मान्यता है, उसको थोड़ा अभी पर्दे के नीचे रखने की आवश्यकता है, पीछे रखने की आवश्यकता है। क्यों? जो मेजर चुनौती है, हाउ टू डिफीट मोदी, हाउ टू डिफीट बीजेपी, हाउ टू डिफीट द एनिमीज ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स ए क्वेश्चन, एंड लेट अस गो फॉर इट, लेट अस फाइट फॉर इट, एंड let us defeat them. That's the question. Thank you. जी